हेलो बच्चों, वेलकम अर्जुन एकेडमी। आज के इस वीडियो में क्लास 9th से क्लास 11th कक्षा वाले बच्चों के लिए विज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर आपको बताऊंगा। ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं। अब पहला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक हैं। इस प्रश्न के 4 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं। इनमें से एक विकल्प सही है। पहला विकल्प है जॉन रे, दूसरा है थियोफ्रास्टस और तीसरा है अरस्तु और चौथा ऑप्शन है केरोलस लीनियस। तो जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक है। इसके ऑप्शन दिए हैं जॉन रे, थियोफ्रास्टस, अरस्तु और केरोलस लीनियस। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रास्टस। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न तीसरा है, आम का वैज्ञानिक नाम है। इसके ऑप्शन हैं पिटूनिया इंडिका, दूसरा है सोलेनम ट्यूबरोसम, तीसरा है मेंजीफेरा इंडिका और चौथा ऑप्शन है लाइकोपर्सिकॉन एक्यूलेंटम। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजीफेरा इंडिका। इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट प्रश्न चौथा है, अरस्तु ने जंतुओं को निम्न में से किसमें विभाजित किया है। इसके ऑप्शन हैं प्रोटोजोआ तथा मेटोजोआ, कशेरुक तथा अकशेरुक, कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा और चौथा ऑप्शन है इनेइमा व एनेइमा। तो अरस्तु ने इनेइमा व एनेइमा संपूर्ण जंतुओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया था, एनेइमा व इनेइमा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है एनेइमा व इनेइमा, एनेइमा। नेक्स्ट प्रश्न 5वां है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति के जनक हैं। इसके ऑप्शन हैं अरस्तु, मेंडल, केरोलस लीनियस, थियोफ्रास्टस। तो वर्गीकरण द्विनाम पद्धति केरोलस लीनियस ने दी थी, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केरोलस लीनियस। और नेक्स्ट प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण पद्धति किसने प्रतिपादित की थी। इसके ऑप्शन हैं अरस्तु, विटेकर, केरोलस लीनियस, थियोफ्रास्टस। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विटेकर। विटेकर को 5 जगत वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है और इन्होंने ही 5 जगत वर्गीकरण दिया था। अब 5 जगत वर्गीकरण में इन्होंने संपूर्ण जीवों को 5 जगत में बांटा गया था, जिसमें पहला जगत था मोनेरा और दूसरा जगत था प्रोटिस्टा और तीसरा जगत था कवक और चौथा जगत था जंतु जगत, जिसमें सभी जंतुओं को रखा गया था और 5वां जगत था पादप जगत। इस प्रकार से विटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगत में बांटा गया था। तो विटेकर को 5 जगत वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 7वां है, पादप जगत का जोकर किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर कहा जाता है। अब इसको पादप जगत का जोकर क्यों कहा जाता है, इसलिए कि इसकी जो झिल्ली होती है, बाह्य झिल्ली जो होती है, वो झिल्ली बहुत ही लचीली होती है और मुलायम होती है। इसलिए इसका जो आकार है वो बदलता रहता है, ये अपने आकार को परिवर्तित करता रहता है, इसलिए इसको पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो प्रश्न नंबर 8वां का सही उत्तर है
जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वहाँ जीव वैज्ञानिक जिसने एक कोश की जीवधारियों के लिए प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट शब्द दिया था, मतलब जब जीवधारियों को वर्गीकृत किया गया था एक कोश की जीवों को, तो किस वैज्ञानिक ने प्रोटिस्ट शब्द का प्रयोग किया था? तो इसकी ऑप्शन है, पहला है ल्यूवेनहॉक, दूसरा है लिस्टर, तीसरा है पाश्चर और चौथा है हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक कोशिकीय जीवधारियों के लिए प्रोटिस्ट शब्द का प्रयोग किया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है, हेकल। और नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? इसके ऑप्शन है सर रोनाल्ड रॉस, दूसरा है लिस्टर ने, तीसरा है लेवरॉन ने और चौथा है स्टेनले ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? अब ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या होते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर, उष्मा देने पर सीधे ही वो द्रव अवस्था में बदले बिना ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं। यानी कि ठोस अवस्था से वो द्रव अवस्था में बदले बिना ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं और ऐसे पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को ऊर्ध्वपातज या ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो अब इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है, यानी कि सीधे ही ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित नहीं होता है? इसके ऑप्शन हैं आयोडीन, आयोडीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। कपूर, कपूर भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अमोनियम क्लोराइड, ये भी एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन हुआ नमक, नमक ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है, द्रव्य धातु का नाम है। एक द्रव धातु का नाम इन 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, जो धातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। जबकि आपको पता होगा कि जितनी भी धातुएं होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो आयोडीन, ब्रोमीन, अमोनियम क्लोराइड और पारा। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर है पारा, जिसको मरकरी भी बोलते हैं और उसका संकेत होता है Hg। Hg एक धातु है लेकिन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान का मात्रक है। तापमान का मात्रक है न्यूटन, पास्कल, जूल और केल्विन। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केल्विन। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्व का एक उदाहरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक तत्व है और बाकी यौगिक है या मिश्रण है। तो पहला ऑप्शन है अमोनिया, जिसका सूत्र होता है NH3। और दूसरा ऑप्शन है सोडियम, सोडियम का संकेत होता है Na। तीसरा है कोयला, कोयला एक कार्बन का अपर रूप है। तो ये कार्बन से मिलकर बना होता है और कार्बन का अपर रूप है और इसमें अन्य पदार्थ भी होते हैं, इसलिए एक मिश्रण है। मीथेन, मीथेन का सूत्र होता है CH4। तो ये भी एक यौगिक है, अमोनिया भी एक यौगिक है और सोडियम एक तत्व है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सोडियम। सोडियम एक तत्व है, बाकी ये यौगिक और मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य ताप पर द्रव के रूप में उपस्थित एक अधातु का नाम है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ये अधातु तत्व है और ये गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक अधातु ऐसी भी है जो अधातु अवस्था
में है, जो अधातु है लेकिन द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ब्रोमीन, जिसका संकेत है Br। और ब्रोमीन एक अधातु तत्व है जो कि आवर्त सारणी के समूह 17 हैलोजन परिवार के तत्वों का एक सदस्य है, और ये अधातु होने के बावजूद भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ब्रोमीन। और नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, बेकिंग पाउडर में विद्यमान तत्वों के नाम हैं। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर को खाने का सोडा भी कहते हैं, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 को सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब इसमें तत्व देखते कौन कौन से तत्व हैं। इसमें पहला तत्व है सोडियम, जिसको Na से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है कार्बन, और चौथा है ऑक्सीजन। तो इसमें कुल 4 प्रकार के तत्व है। तो अब इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? देखिए, इसमें कैल्शियम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट में कैल्शियम है ही नहीं, तो इसका गलत आंसर है। दूसरा है सोडियम, बिल्कुल है, हाइड्रोजन बिल्कुल है, कार्बन बिल्कुल है, और ऑक्सीजन भी बिल्कुल है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व बेकिंग पाउडर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 17वां, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं, या हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए हैं। प्रोटियम, जिसका संकेत होता है ये 1H1। ड्यूटेरियम, इसका संकेत होता है H12। और ट्राइटेरियम, इसका संकेत होता है H31। अब इसमें प्रोटॉन की संख्या होती है 1, और इसमें भी प्रोटॉन की संख्या होती है 1, और ट्राइटियम में भी प्रोटॉन की संख्या होती है 1। तीनों ही समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने का सूत्र होता है कि जो द्रव्यमान संख्या होती है, यानी कि ऊपर जो संख्या लिखी हुई है, उनमें से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दिया जाता है। ये इसका सूत्र होता है। जब भी हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो इस सूत्र से निकाली जाती है n बराबर a माइनस जेड, जहाँ n क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और a क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, और z क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु संख्या। तो पहले का प्रोटियम का जो संकेत है वो है इस प्रकार, जो इसमें ऊपर 1 लिखा है यह है इसकी द्रव्यमान संख्या, और नीचे लिखा हुआ है परमाणु संख्या या प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें अगर फॉर्मूला हम लगाते हैं तो n बराबर a, यानी कि द्रव्यमान संख्या, इसकी द्रव्यमान संख्या है 1 और इसकी परमाणु संख्या भी है 1। 1 में से 1 कम करा तो 0 आया, यानी कि प्रोटियम जो समस्थानिक है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटियम। प्रोटियम हाइड्रोजन का ऐसा समस्थानिक है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 18वां, समस्थानिकों में समान होती है प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिक किसको कहते हैं? समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो जैसे मैं क्लोरीन के 2 समस्थानिक बताता हूँ। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। पहला समस्थानिक है जिसकी परमाणु संख्या होती है 35, परमाणु संख्या होती है 70, और इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 35। जबकि दूसरा समस्थानिक है उसकी परमाणु संख्या होती है 17, लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 37। तो ये एक ही तत्व है क्लोरीन, और क्लोरीन के 2 समस्थानिक ज्ञात हैं।
क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो इसमें नीचे वाली जो संख्या लिखी है ये है परमाणु संख्या। तो दोनों में परमाणु संख्या समान है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या समान है, जबकि द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें अलग अलग है। तो समस्थानिकों में समान होती है प्रोटॉनों की संख्या। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रोटॉन की संख्या समस्थानिकों में हमेशा समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है Cl- ऋणायन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है। इसके ऑप्शन हैं 16, 8, 17 और 18। अब ये Cl- क्या है? Cl एक क्लोरीन परमाणु का संकेत है, और अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब इसमें ऋणायन लगा है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, जितने प्रोटॉनों की संख्या है उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, लेकिन ये ऋणायन बनने के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या हो गई 17 + 1, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो इसलिए क्लोरीन ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 18। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 18। क्लोरीन ऋणायन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है 20वां, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑप्शन है 2, 8, दूसरा ऑप्शन है 2, 8, 2, 1, तीसरा ऑप्शन है 2, 1, 8 और चौथा ऑप्शन है 2, 8, 1। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है? सोडियम का संकेत होता है Na और इसकी परमाणु संख्या होती है 11। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाएगा तो इसके प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और द्वितीय में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और अंतिम कक्ष में यानी कि तृतीय कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ है 2, 8, 1, 2, 8, 10 और 1, 11। कुल 11 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 8, 1 सोडियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो बच्चों, आप लोग इन 20 प्रश्न के उत्तर को आसानी से समझ चुके होंगे। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको ये प्रश्न समझ में आ गए तो आप इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, और यदि आपको कहीं का प्रश्न डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ऐसे ही और नए नए प्रश्न मैं आपके लिए लाता रहूँगा। लेकिन उससे पहले यदि आपने अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी अर्जुन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही और भी नई नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।